अरे वाह माँ, ये झुमके तो बहुत सुंदर है। कब खरीदे? छाया ने अपनी माँ सुषमा के कानों में झूलते झुमके को देखकर पूछा। वो पिछले महीने हमारी शादी की सालगिरह थी ना, तभी निधि बहू ने मुझे ये झुमके और तुम्हारे पापा को घड़ी लेकर दी थी। पता नहीं कब वह यह सब खरीद लाई। सुषमा ने कहा। अपनी आंखें बड़ी कर छाया बोली, भाभी ने? क्या बात है? फिर आह भरते हुए कहने लगी, मुझे तो कभी इस तरह से कुछ नहीं दिया उन्होंने। हाँ भाई, सास ससुर को मक्खन लगाया जा रहा है। लगाओ लगाओ, खूब मक्खन लगाओ, लेकिन उसका ध्यान तो उन झुमकों पर ही अटका हुआ था। कहने लगी, जिसने भी दिया हो माँ, पर मेरा दिल तो इन झुमकों पर आ गया। हाँ तो ले लो ना बेटा, इसमें क्या है, कहकर सुषमा ने तुरंत झुमके उतारकर अपनी बेटी छाया को दे दिए। लेकिन उसने एक बार ये नहीं सोचा कि निधि को कैसा लगेगा जब वह जानेगी कि उसके दिए झुमके उसकी सास ने अपनी बेटी को दे दिए। सुषमा के देने भर की देरी थी कि छाया ने झट से झुमके अपने कानों में डाल लिए। फिर बनावटी सा मुंह बनाकर कहने लगी, मन नहीं है तो ले लो माँ, नहीं तो फिर मेरे पीठ पीछे घर वाले, खास कर पापा कहेंगे, जब आती है छाया कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाती है। कैसी बातें करती हो बेटा? कोई क्यों कुछ कहेगा? और क्या तुम्हारा हक नहीं है इस घर पर? तुम्हें पसंद है तो रख लो ना, इसमें क्या है? तुम पहनो या मैं, बात बराबर है। सच में माँ, ओ माँ आप कितनी अच्छी हो, कहकर छाया अपनी माँ के गले में झूल गई। हमेशा से तो वह यही करते आई है, जो पसंद आया उसे रख लिया। ये भी नहीं सोचा कि वह चीज़ किसी के लिए कितना मायने रखती है। कितने प्यार से और किस तरह से पैसे जोड़कर निधि ने अपनी सास के लिए वे झुमके खरीदे थे। पर सुषमा ने बिना सोचे समझे झुमके अपनी बेटी को दे दिए। कह तो सकती थी ना कि ये झुमके तुम्हारी भाभी ने बड़े शौक से मुझे खरीद कर दिए, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा बनवा कर दे दूंगी। पर नहीं, कभी उसने बेटी के आगे बहू की भावना को समझा है जो अब समझेगी। माँ देखो तो मेरे ऊपर ये झुमके कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? बोलो ना माँ, आईने में खुद को निहारते हुए छाया कहने लगी। वैसे माँ, आपसे एक शिकायत है। अब किस बात की शिकायत है? सुषमा ने पूछा। मुझे नहीं बल्कि आपके जमाई को है। कह रहे थे कि आपने वादा किया था कि उनसे ब्रेसलेट देने का, जो अब तक नहीं दिया। अरे हाँ हाँ, याद आया, अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सुषमा बोली। पर अभी पैसे की थोड़ी तंगी है बेटा, और तुझे तो पता ही है तेरे पापा को कितनी कम पेंशन मिलती है। घर तो निधि बहू और राघव की कमाई से ही चलता है। अपनी मजबूरी बताते हुए सुषमा ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता है माँ, वो आप जानो और आपके दामाद, बीच में मुझे मत घसीटो। झुमके अपने पर्स में सहेजते हुए छाया ने कहा और चलती बनी। बहू के दिए झुमके तुमने छाया को दे दिए? सुषमा के कान में झुमके न देखकर मनोहर जी ने पूछा। उन्हें समझ में आ गया कि अभी छाया आई थी और वह ये झुमके लेकर चली गई। हाँ हाँ, उसे पसंद आ गया तो दे दिया, हकलाते हुए सुषमा ने कहा और वहां से जाने लगी। क्यों जानती थी अब मनोहर जी चुप नहीं रहने वाले। क्या कहा तुमने? उसे पसंद आ गया? हमारे घर की ऐसी कौन सी चीज है जो उसे पसंद नहीं आती है? बोलो। जब भी आती है कुछ ना कुछ उठाकर ले ही जाती है। क्या जरा भी शर्म नहीं है उसे? उस दिन आई थी तो बहू का पर्स जो उसकी दोस्त ने उसे दिया था वह उठाकर ले गई। कोई कुछ नहीं कहता, उसका मतलब ये नहीं कि वह अपनी मनमर्जी करेगी। गुस्से से आग बुबला होते हुए मनोहर जी ने कहा। अपने पति की बातों पर तिलमिला उठी सुषमा बोली, ऐसा कौन सा जायदाद उठाकर ले गई वह जो तुम इतना सुना रहे हो? अरे एक जोड़ी झुमके ही तो ले गई, वह भी तुमसे सहन नहीं हुआ। जाने क्यों छाया हमेशा तुम्हारी आंखों में खटकती रहती है। लेकिन आज मनोहर जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था, इसलिए कहने लगे, किसने मना किया तुम्हें जायदाद देने से? दे दो ना जो देना है, लेकिन किसी का प्यार से दिया हुआ तोहफा यूं ही किसी और को दे देना, क्या ये सही है? अगर बहू ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता? कितने अरमानों से वह तुम्हारे लिए झुमके खरीद कर लाई थी
और तुमने 1 मिनट भी नहीं लगाया उसे किसी और को देने में। ये किसी और क्या लगा रखा है? अरे बेटी है वो हमारी, और मैंने अपनी बेटी को दिया जो दिया, समझे? बड़े आए बहू के चमचे। मुंह बिचकाते हुए सुषमा बोली। अरे तुम्हारी बेटी तुम्हारी ममता का फायदा उठा रही है और कुछ नहीं। किस बात की कमी है उसे? हमारे बेटे बहू से ज्यादा कमाते हैं वे दोनों पति पत्नी। फिर भी कभी हुआ उसे कि अपने माँ बाप के लिए 2 रुपए का गिफ्ट लेकर आए? कभी नहीं। हमारी छोड़ो, क्या कभी उसने अपनी भतीजी को एक खिलौना भी खरीद कर दिया है? आज तक नहीं। बस लेना जानती है। क्या मेरी आंखें नहीं है? देखता हूँ मैं, तुम बहू बेटी में कितना फर्क करती हो। बहू का प्यार तुम्हें ढकोसला लगता है और बेटी का ढकोसला प्यार। ऐसे घूरो मत मुझे, पता चल जाएगा तुम्हें भी एक दिन, देखना। कैसे बाप हो तुम सच में, जो बेटी के सुख पर भी नजर लगाते रहते हो। पता नहीं क्या बिगाड़ा है छाया ने तुम्हारा, जो हमेशा वह तुम्हारी आंखों की किरी बनी रहती है। अपनी आंखें लाल करते हुई सुषमा बोली। ओ कम अकल औरत, छाया मेरी आंखों की किरकिरी नहीं बनी है, बल्कि निधि बहू तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाती है। पूरे दिन घर में बैठी आराम फरमाती रहती हो, हुक्म चलाती रहती हो। कभी ये नहीं होता कि बहू के कामों में थोड़ा हाथ बता दो। और तुम्हारी बेटी, वह तो यहाँ आकर अपना हाथ पैर हिलाना भी भूल जाती है। क्या नहीं करती है बहू इस घर के लिए? बाहर जाकर कमाती भी है और अच्छे से घर भी संभाल रही है, फिर भी तुम्हें उससे कोई ना कोई शिकायत रहती है। जाने क्यों तुम बेटी बहू में इतना भेदभाव करती हो। कमा कर लाती है और घर संभालती है तो कौन सा एहसान करती है हम पर? घर उसका है तो संभालेगा कौन? झुंझलाते हुए सुषमा बोली। अच्छा, सिर्फ उसका घर है, तुम्हारा नहीं? बेटी जब भी आती है उसकी खातिरदारी में जुट जाती हो, पर कभी ये नहीं होता कि ऑफिस से थकी हारी आई बहू को एक गिलास पानी ही पकड़ा दो। बस ताने मारना आता है तुम्हें। अरे बहू तो बहू, उसकी दोस्त को भी तुम देखना नहीं चाहती हो। जब भी आती है कुछ ना कुछ सुना ही देती हो। तुम्हें लगता है कहीं वह निधि के कान ना भर दे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी बेटी के खिलाफ, इसलिए उसे देखना नहीं चाहती हो। जाने दो, मैं भी किस पत्थर पर अपना सिर फोड़ रहा हूँ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, कहकर मनोहर जी अपना पैर पटकते हुए वहां से चले गए और सुषमा बड़बड़ाती रही। सहन नहीं हुआ उसे कि मनोहर जी ने छाया के खिलाफ कुछ बोल दिया। लेकिन सही तो कह रहे थे मनोहर जी। निधि क्या कुछ नहीं करती है इस घर के लिए, पर फिर भी सुषमा को उससे शिकायत ही रहती थी। नाते रिश्तेदार हो या आस पड़ोस, हर किसी से वह यही कहती फिरती थी, भाई अब बहू के राज में जी रहे हैं तो मुंह बंद करके ही जीना पड़ेगा ना, वरना जाने कब बहू बेटे हम बूढ़े बूढ़ी को वृद्धाश्रम भेज दें। आजकल उल्टा जमाना है, अब बहू नहीं बल्कि सास को बहू से डर कर रहना पड़ता है। सुनकर कैसे निधि अपना चेहरा नीचे कर लेती थी, पर अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलती थी। पर उसकी आंखों से बहते आंसू उसके मन के दर्द को जरूर बयां कर देते थे। निधि ने तो सुषमा को आते ही अपनी मां मान लिया था, पर सुषमा तो आज तक उसे पराये घर की लड़की ही समझती रही। निधि जो भी करती सुषमा के लिए वह उसे बनावटी ही लगता था। और छाया का एक बार सिर्फ ये पूछ लेना, माँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना, सुनकर सुषमा खुशी से फूल कर कुप्पा हो जाती। और अगर दामाद जी ने हालचाल पूछ लिया तो फिर प्रभा के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते थे। उस दिन सिर्फ इतना ही कहा था बहू ने, माँ ज्यादा चाय आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है, और वैसे भी डॉक्टर ने आपको चाय पीने से मना किया है। हॉर्लिक्स लाई हूँ, आप ये पी लीजिए, कहकर उसने गिलास सुषमा की ओर बढ़ाया ही था कि सुषमा ने गिलास उसके हाथों से झटक लिया और टेबल पर रखते हुए तमक कर बोली, तुम मुझसे ज्यादा डॉक्टरी का पाठ मत पढ़ाओ, समझी? जो मांगा है वही ला कर दो। फिर बुदबुदाते हुए कहने लगी, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली, अच्छे बनने का नाटक तो कोई इससे सीखे। निधि की हर बात उसे नाटक और बनावटी ही लगती थी। राघव ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था और निधि भी अपने कजन भाई की शादी में गई हुई थी। लेकिन मन ही मन निधि ये सोचकर डर रही थी कि अकेले सास ससुर को छोड़कर जा रही हूँ, कहीं इनकी तबीयत खराब हो गई
तो यही सोचकर जाने से पहले उसने छाया को दोनों का ख्याल रखने और दिन में कम से कम एक बार उन्हें देख आने को कहा। जिस पर छाया ने आग उगलते हुए कहा, आप नहीं भी कहती ना भाभी, तो भी मैं अपने माँ पापा का ख्याल रखती। आपको क्या लगता है एक आप ही हैं इनका ख्याल रखने वाली? अरे बेटी हूं मैं इनकी, बहू नहीं समझी? छाया की बातों से निधि बेहद आहत हुई थी, मगर चुप रही। मगर निधि के जाने के बाद वह एक बार भी अपने मायके नहीं आई, क्योंकि यहाँ उसे काम जो करना पड़ जाता। कभी कभार फोन पर हाल चाल जरूर पूछ लेती और साथ में ये बहाना भी बना देती कि वक्त नहीं मिलने के कारण वह उनसे मिलने नहीं आ पा रही, पर वक्त मिलते ही आएगी जरूर। और सुषमा सोचती बेटी को सच में उनसे मिलने का समय नहीं मिलता होगा, वरना आती जरूर। एक रात अचानक मनोहर जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। सुषमा इतनी घबरा गई कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने राघव को फोन लगाया, पर उसका फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। फिर उसने अपनी बेटी छाया को फोन लगाया, लेकिन घंटी तो बज रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था। दामाद को भी फोन लगाया, उसका भी वही हाल था। जितनी बार भी सुषमा ने छाया और उसके पति को फोन लगाया, उन्होंने नहीं उठाया। शायद वे सो गए होंगे, इसलिए फोन की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे रही होगी। सुषमा के मन में ये ख्याल आया। फिर हार कर उसने निधि को फोन लगाया। इतनी रात गए, सुषमा का फोन आया देखकर निधि घबरा उठी। सुषमा कुछ बोलती उससे पहले ही वो बोल पड़ी, माँ क्या हुआ, पापा ठीक है ना? लेकिन जब उसे सुषमा की सिसकियों की आवाज आई तो वो समझ गई कि कुछ बात जरूर है। घबराकर वह बोली, माँ माँ आप रो क्यों रही हैं, कहिए न क्या हुआ माँ? लेकिन फिर अपने ससुर के बारे में सब जानकर वो कहने लगी, माँ आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा पापा को, मैं कुछ करती हूँ। उसने तुरंत अपनी दोस्त रिया को फोन लगाया और सारी बातों से उसे अवगत कराते हुए कहा कि तुरंत वह पापा को अस्पताल लेकर जाए। निधि की जिस दोस्त को सुषमा देखना तक नहीं चाहती थी और उसे पंजाबन पैजाबन कहकर बुलाती थी, आज उसी की बदौलत मनोहर जी की जान बच पाई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर का कहना था कि मेजर अटैक था। अगर और थोड़ी देर हो जाती तो मरीज को लाने में तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। अब तक निधि और राघव भी अस्पताल पहुंच चुके थे। फिर कुछ देर बाद छाया भी अपने पति और बेटे के साथ वहां आ गई। बेटे बहू को देखकर बिलक बिलक कर रो पड़ी सुषमा और कहने लगी, आज अगर रिया ना होती तो शायद तुम्हें तुम्हारे पापा जिंदा ना होते। निधि के भी आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लगा कि उसके ससुर को कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। सास को अपने सीने से लगाकर ढांढस बंधाया कि अब सब ठीक हो जाएगा। अपनी दोस्त रिया को तहे दिल से धन्यवाद दिया कि उसकी वजह से उसके ससुर की जान बच पाई। इधर अपनी भाभी को माँ के करीब देखकर छाया भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहने लगी, माँ मैं तो मर ही जाती अगर पापा को कुछ हो जाता तो। कितनी खराब हूँ मैं जो आपका कॉल नहीं देख पाई। वह तो सुबह आपकी मिस कॉल देखकर वापस आपको फोन लगाया तो पता चला, वरना यहाँ तो कोई कुछ बताता भी नहीं मुझे। निधि की तरफ घूरते हुए छाया बोली। उसका इशारा उसकी तरफ ही था। चिढ़ हो रही थी उसे निधि को सुषमा के करीब देखकर। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी उसका 6 साल का बेटा ईशान बोल पड़ा, मम्मी आप झूठ क्यों बोल रही हो? नानी, मम्मी झूठ बोल रही हैं। जब आपका फोन आया तो हम टीवी पर पिक्चर देख रहे थे। मम्मी ये कहकर फोन नहीं उठा रही थी कि पता नहीं कौन मर गया जो माँ इतनी रात को हमें परेशान कर रही हैं। पापा ने कहा फिर भी उठा लो, हो सकता है कोई ज़रूरी बात हो। फिर भी मम्मी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया और पिक्चर देखती रही। ईशान की बातें सुनकर सब हैरान रह गए और छाया को तो काटो तो खून नहीं। सुषमा एकटक कभी अपने नाती को देखती तो कभी अपनी बेटी को। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ईशान जो कह रहा है वह सही है। सच्चाई खुलते ही छाया की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे तो जैसे सदमा लग गया। अपने बेटे को एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, बेवकूफ कहीं का, कुछ भी बकवास करता रहता है। फिर हकलाते हुए कहने लगी, अरे अरे वो तो किसी और का फोन आ रहा था माँ,
और मैंने उसके लिए कहा था। वो शब्द फिर दांत निपोड़ते हुए कहने लगी, देखो ना माँ, कुछ भी बोलता है, बच्चा है ना, इसीलिए। सुषमा को अब भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो कुछ सुना सही है। कहने लगी, इसका मतलब तुम उस वक्त जागी हुई थी और तुम्हारा फोन भी तुम्हारे आसपास ही था। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इतनी रात को तुम्हारी माँ किसी कारणवश ही तुम्हें फोन कर रही होगी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार और विश्वास का बेटा। आज मेरा सुहाग उजड़ गया होता अगर ये रिया ना होती तो। जिस बहू के प्यार को मैं ढकोसला और बनावटी समझती रही, आज पता चल गया कि वह असलियत में प्यार ही था। मैं तो आज भी इस भ्रम में ही जीती रहती अगर तुम्हारा बेटा ईशान हमें हकीकत ना बताता तो। अपने हाथों से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकलते देख कहने लगी छाया, नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। समझ रही थी बेटा, पर अब मेरी आंखों पर से पर्दा हट चुका है। सही कहते थे तुम्हारे पापा कि तुम मेरी ममता का सिर्फ फायदा उठा रही हो। कोई मोह माया नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। कहकर सुषमा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और निधि से बोली, चलो बहू, देखिए तुम्हारे पापा को कुछ चाहिए तो नहीं। छाया माँ माँ कहती रही, पर पलटकर एक बार भी सुषमा ने फिर उसे नहीं देखा, क्योंकि मोह भंग हो चुका था उसका अब अपनी बेटी से। तो दोस्तों, सुबह सुबह अचानक अर्पणा की नींद टूटी और वह हड़बड़ाकर उठी। घड़ी का अलार्म शायद बज बज कर थक चुका था। आज तो बहुत देर तक सोती रह गई वह। 7 बज रहे थे। सुबह का आधा समय तो यूं ही हाथ से निकल गया था। वह उठी और तेजी से दरवाजे की गेट की ओर चल पड़ी। दूध का पैकेट जाने कितनी देर से वैसे ही पड़ा था। न्यूज़पेपर भी अनाथों की तरह उसे अपने करीब बुला रहा था। उसका दिल धक से रह गया। यानी आज भी मालती नहीं आएगी। आ जाती तो अब तक एक कप गरम चाय की प्याली उसे नसीब हो गई होती और वह अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाती। उसे अपनी काम वाली बाई मालती पर बहुत जोर से गुस्सा हो आया। अब तक वह कई बार मालती को हिदायत दे चुकी थी कि अगर छुट्टी करनी हो तो पहले बता दे, कम से कम इस तरह की हड़बड़ाहट तो नहीं रहेगी। वह झट से रसोई में गई और चाय का पानी रखकर बच्चों को उठाने लगी। मन में ख्याल आया कि हर कोई थोड़ा थोड़ा अपना काम निपटाएगा, तब जाकर सबको टाइम पर स्कूल व ऑफिस जाने को मिलेगा। नल चालू किया तो पाया कि पानी लो प्रेशर में दम तोड़ रहा था। उसने मन ही मन हिसाब लगाया तो टंकी को पूरा भरे 1 हफ्ते हो गए थे। अब इस जल्दी के समय में टैंकर को भी बुलाना होगा। उसने झंझोड़ते हुए पति सुभाष को जगाया, अब उठो भी, ये चाय पकड़ो और ज़रा मेरी हेल्प कर दो। आज मालती नहीं आएगी। बच्चों को तैयार कर दो जल्दी से, उनकी बस आती ही होगी। पति सुभाष उठे और उठते ही रोज के कामों से निपटने चले गए तो पीछे से अर्पणा ने आवाज़ दी, और हाँ, टैंकर के लिए भी ज़रा फ़ोन कर दो, इधर पानी ख़त्म हुआ जा रहा है। तुम ही कर दो ना, कितनी देर लगती है, आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। वह झुंझलाते हुए बोले, जैसे मुझे तो कहीं जाना ही नहीं है। उसका रोम रोम गुस्से से भर गया। पति के साथ पत्नी भले ही ऑफिस जाए, तब भी सब घरेलू काम उसी की झोली में आ गिरेंगे। पुरुष तो बेचारा थक हार कर ऑफिस से लौटता है। महिलाएं तो ऑफिस में काम ही नहीं करती सिवाय स्वेटर बुनने के। यही तो जब तब उल्हाना देते हैं सुभाष। कितनी बार अपर्णा रिक्वेस्ट कर चुकी थी कि बच्चों के होमवर्क में मदद कर दीजिए, पर सुभाष टस से मस नहीं होते थे। ऊपर से कहते, अपर्णा यार, हमसे ये सब नहीं होता, तुम मल्टीटास्किंग कर लेती हो, मैं नहीं। और वह फिर बासी समाचार को पढ़ने में व्यस्त हो जाती। मन महसूस कर रह जाती अपर्णा। सुभाष ने उसकी शिकायतों को कुछ इस तरह लेना शुरू कर दिया था जैसे कोई धार्मिक प्रवचन हो। ऊपर से उल्टी पट्टी पढ़ाता उनका पड़ोसी मनीष, जो सुभाष से भी 2 कदम आगे था। दोनों की बातचीत सुनकर अपर्णा का खून ही खौल उठता था।
अरे यार, जैसे ऑफिस में बॉस की डांट सुनते हो वैसे ही बीवी की भी सुन लिया करो। ये भी तो यार एक व्यावसायिक संकट ही है। और दोनों के ठहाके से पूरा गलियारा गूंज उठा था। अपर्णा के तन बदन में आग लग आई थी। क्या बीवी बच्चों के साथ रहना भी महज काम काज लगता था इन मर्दों को? तब महिलाओं को तो ना जाने दिन में कितनी बार ऐसा ही प्रतीत होना चाहिए। घर संभालो, बच्चों को देखो, पति की फरमाइशों को पूरा करो, खटो दिन रात। अरे, ऑक्यूपेशन तो औरतों के लिए है। बेचारी शिकायत भी नहीं करती। जैसे तैसे दिन 3 दिन इसी तरह गुजर गए। मालती अब तक नहीं लौटी थी। वह पूछताछ करने ही वाली थी कि सुमन ने कॉल बेल बजाते हुए घर में प्रवेश किया। मैडम जी, मालती ने आपको खबर करने के लिए मुझसे कहा था। सुमन बोली। वह कुछ दिन अभी और नहीं आ पाएगी, उसकी तबीयत बहुत खराब है। सुमन से मालती का हाल सुना तो अपर्णा चिंतित हो उठी। ये कैसी जिंदगी थी बेचारी मालती की। शराबी पति घर की जिम्मेदारियां संभालना तो दूर, निरंतर खटती मालती को जानवरों की तरह पीटता रहता। और मार खा खा कर वह अधमरी सी हो गई थी। छोड़ क्यों नहीं देती मालती उसने ठल्ले को? ये भी कोई जिंदगी है? अपर्णा बोली। माथे पर ढेर सारे सलवटे लेकर हाथ का काम छोड़कर सुमन ने एक बारगी अपर्णा को देखा और कहने लगी, छोड़कर जाएगी कहाँ वह मैडम जी? कम से कम कहने के लिए तो एक पति है ना उसके पास। उसे भी अलग कर दे तो कौन करेगा रखवाली उसकी? आप नहीं जानती बीबी जी, हम लोग टीन की चादरों से बनी छतों के नीचे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। हमारे पति हैं तो हम पर बुरी नज़र से बचे हुए हैं। गले में मंगलसूत्र पड़ा हो तो पराए मर्द ज़्यादा ताक झाक नहीं करते। अजीब विडंबना थी। क्या सचमुच गरीब औरतों के पति सिर्फ एक सुरक्षा कवच भर हैं? शादी विवाह के क्या अब यही मायने रह गए? शायद हाँ। अब तो महिलाएं भी इसी बंधन को एक व्यवसाय जैसा ही महसूस करने लगी हैं। मालती की हालत ने अपर्णा को विचलित कर दिया था। कितनी समझदार व सीधी है मालती। उसे चुपचाप काम करते हुए, कुशलतापूर्वक कामों को अंजाम देते हुए अपर्णा ने पाया था। यही वजह थी कि उसकी लगातार छुट्टियों के बाद भी उसे छोड़ने का ख्याल वह नहीं कर पाई। सुमन लगातार बोले जा रही थी। उसकी बातों से साफ झलक रहा था कि मालती की ये गाथा उसके पास पड़ोस वालों के लिए चिर परिचित थी। इसीलिए तो उन्होंने बिल्कुल अचरज नहीं हो रहा था मालती की हालत पर। अपर्णा के मन में अचानक ये विचार कौंध आया कि क्या वह स्वयं अपने पति को मालती की परिस्थितियों में छोड़ पाती? कोई जवाब न सूझा। यार, एक कप चाय तो दे दो, पति ने आवाज दी तो उसका खून खौल उठा। जनाब, देख रहे हैं कि अकेली घर के कामों से जूझ रही हूँ, फिर भी फरमाइश पर फरमाइश करे जा रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि अपनी फरमाइश थोड़ी कम कर ले। अपर्णा का मन रह रह कर विद्रोह कर रहा था। उसे लगा कि अब तक जिम्मेदारियों के निर्वाह में शायद वही सबसे अधिक योगदान दिए जा रही थी। सुभाष तो मासिक वेतन लाकर बस उसके हाथ में धर देते और निजात पा जाते। ऑफिस जाते हुए वह रास्ते भर इन्हीं घटनाक्रमों पर विचार करती रही। उसे लग रहा था कि स्त्री जाति के साथ इतना अन्याय शायद ही किसी और देश में होता हो। दोपहर को जब वह लंच के लिए उठने लगी तो फोन की घंटी बज उठी। दूसरी ओर सहेली दीपिका थी। वह भी मालती के काम पर न आने से परेशान थी। जैसे तैसे संक्षेप में अपर्णा ने उसे मालती की समस्या बयां की तो दीपिका तैश में आ गई। उस राक्षस को तो जिंदा गाड़ देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि हम उसे पुलिस में पकड़वा देते हैं। बेचारी मालती को कुछ दिन तो राहत मिलेगी। उससे भी अच्छा होगा यदि हम उसे तलाक दिलवाकर छुड़वा लें। मालती के लिए हम सब कुछ सोच लेंगे। एक टेलरिंग यूनिट खोल देंगे। दीपिका फोन पर लगातार बोले जा रही थी। दीपिका के पति ने नौकरी से स्वैच्छिक अवकाश प्राप्त कर लिया था और घर से ही कंसल्टेंसी का काम कर रहे थे। ना तो दीपिका को काम वाली का अभाव इतनी बुरी तरह खलता था, ना ही उसे इस बात की चिंता थी कि सिंक में पड़े बर्तनों को कौन साफ करेगा।
पति घर के काम में दीपिका का पूरा पूरा हाथ बटाते थे। वह भी निश्चिंत होकर अपने ऑफिस के काम में लगी रहती। वह आला दर्जे की पत्रकार थी। बढ़िया बंगला, ऐशो आराम और फिर बैठे बिठाए घर में एक अदद पति मैन सर्वेंट हो तो भला दीपिका को कौन सी परेशानी होगी। वह कहते हैं ना कि जब आदमी का पेट भरा हो तो वह दूसरे की भूख के बारे में भी सोच सकता है। तभी तो वो इतने चाव से मालती को अलग करवाने की योजना बना रही थी। दीपिका अपने ही रॉ में सुझाव पर सुझाव दिए जा रही थी। महिला क्लब की एक खास मेंबर होने के नाते वह ऐसे तमाम रास्ते अपर्णा को बताए जा रही थी जिससे मालती का उद्धार हो सके। अपर्णा अचंभित थी। मात्र 4 घंटों के अंतराल में उसे इस विषय पर 2 अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल चुकी थी। अपर्णा अचंभित थी। मात्र 4 घंटों के अंतराल में उसे इस विषय पर 2 अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिली थी। कहाँ तो दीपिका तलाक की बात कर रही थी और उधर सुबह से ही सुमन के मुंह से उसने सुना था कि मालती अपने सुरक्षा कवच की तिलांजलि देने को कतई तैयार नहीं होगी। स्वयं मालती का इस बारे में क्या कहना होगा, इसके बारे में वह कोई फैसला नहीं कर पाई। जब अपर्णा ने अपना शक जाहिर किया तो दीपिका बिफर उठी। क्या तुम ऐसे दम घोटू बंधन में रह पाओगी? छोड़ नहीं दोगी अपने पति को? अपर्णा बस सोचती रह गई। हाँ, इतना जरूर तय था कि दीपिका को एक ताज़ा तरीन स्टोरी जरूर मिल गई थी। महिला क्लब के सभी सदस्यों को दीपिका का सुझाव कुछ ज़्यादा ही भा गया, सिवाय 1-2 को छोड़कर, जिन्हें इस योजना में खामियां नजर आ रही थी। अपर्णा ने ज़्यादातर के चेहरों पर एक अजब उत्सुकता देखी। आखिर कोई भी क्यों ऐसा मौका गंवाएगा जिसमें जनता की वाहवाही लूटने का भरपूर मसाला हो। प्रस्ताव 100% मतों से पारित हो गया। तय हुआ कि महिला क्लब की ओर से दीपिका व अपर्णा मालती के घर जाएंगी व उसे समझा बुझाकर राजी करेंगी। मालती अब तक काम पर नहीं लौटी थी। सुमन आ तो रही थी पर उसका आना महज भरपाई भर था। अपर्णा को घर का सारा काम स्वयं ही करना पड़ रहा था। आज तो उसकी तबीयत ही नहीं कर रही थी कि वह घर का काम करे। उसने निश्चय किया कि वह ऑफिस से छुट्टी लेगी, थोड़ा आराम करेगी और पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार दीपिका को साथ लेकर मालती के घर जाएगी, उसका हाल चाल पूछने। ये बात उसने सुभाष को नहीं बताई, इस डर से कि कहीं सुभाष उसे 3-4 बाहर के काम भी ना बता दे। सुमन से बातों ही बातों में उसने मालती के घर का पता पूछ लिया। जब से महिला मंडली की बैठक हुई थी, सुमन तो मानो सभी मैडमों से नाराज थी। आप पढ़ी लिखी औरतों का तो दिमाग चल गया है। अरे, क्या एक औरत अपने बसे बसाए घर व पति को छोड़ सकती है? और वैसे भी क्या आप लोग उसके आदमी को कोई सज़ा दे रहे हो? अरे, वह तो मज़े से दूसरी ले आएगा और मालती रह जाएगी बेघर और बेआसरा। 42 साल की सुमन को हाई सोसाइटी की इन महिलाओं पर निहायत ही गुस्सा आ रहा था। टीन के उस जंगल में मालती का घर खोजना तो सचमुच कुछ ऐसा ही था जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। बेतरतीब झोपड़े, इधर उधर भागते बच्चों की टोलियां, उन्हें झिड़कती हुई माताओं को पार करके उसके छोटे से एक कमरे वाले घर को तलाशने में ही दीपिका व अर्पणा की हालत खराब हो गई। मालती को उसने अपनी खोली के एक अंधेरे कोने में दुबका हुआ पाया। चेहरे पर खरोच यह बता रहे थे कि इस बार मरम्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से हुई थी। अपर्णा उसकी खस्ता हालत को देखकर अचंभित तो थी ही, उसके जर्जर शरीर को देखकर उसे गहरा दुख भी हुआ। उन्हें देखकर मालती जल्दी से उठने लगी तो अपर्णा ने उसे हाथ बढ़ाकर रोक दिया। बैठी रहो मालती, उसने आत्मीयता से कहा। वैसे ही तुम्हारी हालत काफ़ी नाजुक लग रही है। 1 मिनट का असाधारण मौन छा गया और फिर मालती उनके लिए चाय बनाने उठी। लाख मना करने पर भी नहीं मानी। चाय की चुस्कियां लेते हुए अपर्णा व दीपिका ने बाहर कुछ आहट सुनी। कदमों की आवाज़ बाहर की ओर से आ रही थी।
मालती फुर्ती से उठी और 1 मिनट बाद लौटी। मेरे पति सुरेश हैं, उसने धीमी आवाज़ में कहा। दीपिका तो मानो इसी घड़ी के इंतज़ार में थी। वह तुरंत उठी व पल्लू खोसते हुए तेजी से बाहर की ओर रुख करने लगी। मालती ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया और दयनीय स्वर में बोली, उसे कुछ मत कहना बीबी जी। अपर्णा ने महसूस किया कि मालती का पति नशे की हालत में उलझुल बड़बड़ा रहा था। 1 मिनट बाद चारपाई पर उसके ढेर होने की आवाज़ आई। लगता है सो गया। मालती मुस्कुराकर बोली, अब 3-4 घंटे बेसुध पड़ा रहे तो मैं अपना बचा खुचा काम भी समेट लूँ। अपर्णा को उस बेचारी पर तरस आया कि इस हालत में भी वह घर संभालने में लगी हुई थी और उसका पति आराम से चारपाई तोड़ रहा था। अपर्णा को लगा कि वह और दीपिका मालती के दैनिक कार्यों में अड़चन उत्पन्न कर रही हैं। लौटने के उद्देश्य से उसने मालती की ओर देखा। मालती, अपना ख्याल रखना, बता देना कब लौटोगी। अपर्णा ने दीपिका की ओर कनखियों से इशारा किया। दीपिका तो जैसे भरी बैठी थी। रुक भी जाओ, भूल गई किस लिए आए थे यहाँ। दांत भींचते हुए उसने अपर्णा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और मालती की ओर मुखातिब हुई। मालती के चेहरे पर उस समय भाव कुछ ऐसे थे जैसे उसे अंदेशा हो गया था कि आगे क्या होगा। सुमन ने शायद उसे पहले ही आगाह कर दिया था। अपर्णा कहने लगी, फिर कभी आज नहीं। दरअसल वह यह नहीं समझ पा रही थी कि क्या ये सही वक्त था मालती से तलाक के विषय के बारे में बात करने का। उसकी कमज़ोर हालत अपर्णा को सोचने पर विवश कर रही थी। नहीं, आज ही मुझे क्यों रोक रही हो तुम? दीपिका गुस्से से भरी स्वर में अपर्णा से बोली। फिर वह मालती से मुखातिब हुई। देखो मालती, अब और इस हालत से जूझते रहने का फ़ायदा नहीं। क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम एक फटेहाल ज़िंदगी जी रही हो? क्या मिल रहा है तुम्हें अपने पति से सिवाय मारपीट व गाली गलौज के? तुमने कभी सोचा नहीं कि उस आदमी को छोड़कर तुम ज़्यादा सुखी रहोगी? अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचो कुछ। दीपिका की उद्वेग के मारे सांस फूल रही थी और वह लगातार मालती को प्रेरित करती रही कि ऐसा निरीह जीवन जीने की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। मालती शांति से उनकी बात सुन रही थी। दीपिका का रोष थोड़ा ठंडा हुआ। देखो मालती, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही लेंगे। तुम्हारे लिए एक छोटी सी टेलरिंग यूनिट खोल देंगे। तुम निश्चय तो करो। मैंने सब सुना है बीबी जी। सुमन तो रोज़ आकर आप लोगों की बातें बताती ही रहती है। पर नहीं, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल भी नहीं। दीपिका ने आपत्ति उठाने के लिए मुंह बस खोला था कि बाहर से तेज अस्पष्ट आवाज़ें सुनाई देने लगी। इससे पहले कि अपर्णा और दीपिका कुछ समझाती कि माजरा क्या है, मालती बाहर भाग चुकी थी। उसके हाथ में 2 बड़ी बाल्टियाँ थी। बाहर से लोगों की आवाज़ें दस्तक दे रही थी। टैंकर आ गया, टैंकर आ गया। महानगर निगम के पानी का टैंकर पहुंच गया था। लोगों की अपार भीड़ एकत्र हो रही थी। अपर्णा व दीपिका बाहर आकर नज़ारा देखने लगी। ये समस्या तो इस शहर में कम ज़्यादा सभी तबकों को थी। आदमी सांस लेना भूल जाए पर टैंकर की आहट को नज़रअंदाज कभी ना कर पाए। और तो वह पुरुषों की भीड़ गुत्थम गुत्था हो रही थी। टैंकर के सामने घड़ों, बर्तनों, बाल्टियों की बेतरतीब लाइनें लगी थी। अपर्णा की आंखें उस भीड़ में मालती को ढूंढने लगी। उसने पाया कि मालती अपनी बीमारी को लगभग भूल कर लोगों से उलझकर 2 बाल्टी पानी भर लाई थी। घर के अहाते तक आते आते उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। माथे पर कुमकुम का निशान भीगकर अर्धकार हो गया था। अपर्णा ने सहारा देने के उद्देश्य से उससे 1 बाल्टी लेने की कोशिश की। नहीं नहीं बीबी जी, मैं संभाल लूँगी। उसने अपर्णा का हाथ छुड़ाया और पति की ओर इंगित करने लगी। ये निखट्टू भी तो है, अभी जगाती हूँ इसे। ये कहते हुए मालती ने अपने दांत भींचे व अंदर की ओर भागी। लौटी तो उसके हाथ में 2 बाल्टियाँ और थीं। दोनों बाल्टियाँ उसने आंगन के कोने में रखी। कमर कसकर पति की चारपाई के समीप जा खड़ी हुई।
अपर्णा डर रही थी कि जगाने पर वह बेरहम मालती के साथ ना जाने कैसा सलूक करेगा। अलसाया सा आधी नींद में वह बड़बड़ा रहा था और फिर वह अचंभा हुआ जिसकी अपर्णा को कतई उम्मीद नहीं थी। मालती ने चारपाई पर बेहोश पड़े पति को एक जोरदार लात मारी। मार के सदमे से वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। आंखें मीचता हुआ वह जायजा लेने लगा कि गाज कहाँ से गिरी। उठ रे बेवड़े, मालती ने दहाड़ मारी। अभी नींद पूरी नहीं हुई या दूं मैं एक और मुक्का और लात। वह आदमी धोती संभालता हुआ उठ खड़ा हुआ। दो बाहरी औरतों के सामने पिटने का एहसास जब हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। मालती एक और लात जमाने के लिए तैयार खड़ी थी। लड़खड़ाए हुए पति के हाथ में उसने बाल्टियाँ थमाई और फरमान जारी किया, जा भरला पानी। वह टगमगाता हुआ जब डोलने लगा तो मालती ने दो तमाचे और जड़ दिए। अब जाता है कि, और इसी के साथ दो चार मोटी मोटी गालियाँ भी पति के हिस्से में आ गई। अपर्णा व दीपिका उसे देखकर हैरान खड़ी थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी जिस महिषासुर मर्दिनी को उन्होंने देखा था वह यही छुई मुई सी मालती थी जिसे वे चुपचाप घर का काम निपटाते हुए देखा करती थी। ये कैसा अनोखा रूप था उसका। मुंह खुला का खुला रह गया। होश आया तो पाया कि मालती आसपास कहीं नहीं थी। वह फिर उसी रेले में शामिल हो गई थी, जी जान से अन्न से लड़ती हुई, अपने हिस्से के जल को बाल्टियों में भरते हुए। महिलाएं एक दूसरे पर हावी हो रही थी और उनकी कर्कश आवाज़ों से वातावरण गूंज रहा था। वे दोनों तब तक वाक खड़ी रहीं जब तक मालती घर में दोबारा आ नहीं गई। उनकी फटी नज़रों को भांपते हुए मालती ने एक शर्मीली मुस्कान बिखेरी। मालती, ये तुम थी? आवाज़ दीपिका के गले से पहले निकली। अपर्णा भी मुग्ध भाव से उसे देखे जा रही थी। हाँ बीबी जी, ये सब तो चलता रहता है। इसे मैं दो चार जमाऊंगी नहीं तो कैसे चलेगा। वो मुझ पर हाथ उठाता है तो मैं भी उसे पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वह कुछ ऐसे बोल रही थी जैसे किसी शैतान बच्चे को राह पर लाने का नुस्खा समझा रही हो। जब मैं चाहती हूँ तब कमान अपने हाथ में ले लेती हूँ। झांसी की रानी जैसे भाव थे उसके चेहरे पर। मैं जानती हूँ बीबी जी, आप सब लोग हमारा भला चाहती हैं, पर मुझे नहीं चाहिए यह तलाक वलाक। ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं अपने तरीक़ों से इसे लाइन पर ले आती हूँ। वह मुस्कुराती हुई बोली, कभी कभी कड़वी दवा पिला ही देती हूँ मैं इसे। मिमियाता हुआ वापस आ जाता है बकरी की तरह। और किसके पास जाएगा? आना तो शाम को इसी घर में है ना। जब होश आता है तो गलती का एहसास भी हो जाता है इसे। पता है ना इसे कि मेरे बगैर इसका गुजारा नहीं। मालती ने शायद अपने पति सुरेश पर पूरा अनुसंधान कर रखा था। अब मानो वह उन्हें उसकी रिपोर्ट पढ़ा रही हो। अपर्णा को लगा वाकई जीवन की बागडोर मालती ने कुछ अपने तरीके से संभाली हुई थी। शायद उनसे बेहतर प्रचारक थी वह नारी मुक्ति की। शायद प्रचार करने की आवश्यकता भी नहीं थी मालती को। उसके तरीके बेहद सरल व प्रायोगिक थे। उसने देखा मालती एकदम सहज भाव से बतियाए जा रही थी। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उसके इस रवैये पर अन्य लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। इस बीच कब मालती का पति सुरेश शर्माता हुआ लौटा, वह एक सेट बर्तन और ले गया पानी भर लाने के लिए। इसकी उन्हें सुध ना रही। अपर्णा व दीपिका अचंभित हालत में अपने गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। एक अजब खामोशी छाई हुई थी दोनों के बीच में। जाहिर था दोनों ही मालती व उसके पति सुरेश के बारे में सोच रही थी। अपर्णा को लगा कि शायद उनका क्लब वाला प्रस्ताव बेहद बेतुका था। कनखियों से उसने दीपिका की ओर देखा जो कुछ ऐसे ही उधेड़-बुन में लिप्त थी। भारतीय परिवारों में एक अनोखा ही समीकरण था पति पत्नी के बीच में। कभी किसी का पलड़ा भारी रहा तो कभी किसी का। क्या यही वजह नहीं थी दीपिका व उसके पति ने आपसी सामंजस्य से अपनी जिम्मेदारियों को आपस में बदल लिया था। सब लोग अपनी आपसी उलझनों का कुछ अपने तरीके से ही समाधान ढूंढ लेते हैं। मालती ने भी शायद कुछ ऐसा ही कर लिया था। गाड़ी में जब दीपिका निश्चल सी बैठी रह गई तो अपर्णा से रहा ना गया। उसने एकाएक दीपिका के हाथ से
डिक्टाफोन छीना। देवियों और सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि मालती और हम में क्या अंतर है? वो अपने पति को लात मार सकती है, पर हम नहीं। और फिर अपर्णा और दीपिका दोनों महिलाओं के ठहाके गूंजने लगे। ड्राइवर उन्हें कुछ ऐसे देखने लगा जैसे वे दोनों पागल हो गई हों। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।